हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जो फाइनल एग्जाम है बच्चों, उसका रूटीन जारी हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, जो कि 1 मार्च और 2 मार्च को 2 दिनों में आप लोग का टोटल सब्जेक्ट का एग्जाम ले लिया जाएगा। और इसी का बहुत दिनों से आप लोगों का वेट था कि फाइनल एग्जाम कब होगा, तो डेट आ चुका है बच्चों। और यही 2 दिनों में आप लोग को अच्छा से अगर फोड़ना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और लगातार तैयारी करना है। लगातार मेरे साथ बच्चों आपको क्या करना है, तैयारी करना है। बोलते हैं ना कि ना वफा होगी, है ना। अब आप लोग का एक ही सिद्धांत रखना है, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब मोहब्बत जिससे भी होगी एग्जाम के बाद होगी, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये जो पेपर है बच्चों आपका जैक बोर्ड का, झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, यहां सारा चीज आपको पता चल जाएगा। कहते हैं ना कि सोशल साइंस का एसएसटी का आप जितना क्वेश्चन करोगे बच्चों उतना कम है। क्योंकि आप एग्जाम में जब जाओगे ना तो ऐसे सवाल कहीं देखने को मिलेगा तो कि आप कभी पढ़े नहीं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन करें ताकि सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और इसके सबसे पहले सवाल से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिवरे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो फ्रांस की जो मुद्रा था लिवरे, है ना, इसको समाप्त करते कब कर दिया गया बच्चों, 1774 को, 1715 को, 1789 या 1794 को। तो याद रखिएगा, फ्रांस की जो मुद्रा था बच्चों, ये लिवरे जो था, इसे 1794 ईस्वी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रांस की मुद्रा लिवरे को कब समाप्त कर दिया गया, तो 1794 को। आप लोगों को एक कमेंट करके बताना है कि भारत, हमारा प्यारा भारत का मुद्रा क्या है बच्चों, ठीक है, वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी। तो फ्रांसीसी सरकार क्या था ना, कर में वृद्धि कर रहा था, टैक्स में वृद्धि कर रहा था, तो उसके लिए बाध्य क्यों हो गई थी, ठीक है। तो बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रखरखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। फ्रांसीसी जो सरकार है वो टैक्स में वृद्धि इसलिए कर रही थी क्योंकि बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रखरखाव के लिए ज्यादा खर्चा करने पड़ रहा था, और राज दरबार और सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, ठीक है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। फ्रांस की पूरी आबादी लगभग 90% कौन लोग थे, ठीक है। तो फ्रांस की जो टोटल जनसंख्या था बच्चों, उसमें 90% लोग कौन से लोग थे, तो वो किसान लोग थे। कौन लोग थे, किसान लोग। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए, ये सवाल जो है थोड़ा सा मीठा हुआ है, इसको आप लोग हम जब पढ़ेंगे तो उसको ध्यान देंगे, ठीक है। लिखा हुआ 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी, ठीक है। तो 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना जो किया था बच्चों, ये मॉन्तेस्क्यू किया था। कौन किया था, मॉन्तेस्क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्या दिया हुआ है, जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, मतदान के अधिकारों को छीन लेना, पुरुष एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र को समाप्त कर देना, या इनमें से सभी। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या दिया हुआ है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था, ठीक है। तो दहेज प्रथा, दास प्रथा, जाति प्रथा या सती प्रथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों, कौन सी प्रथा, तो दास प्रथा। कौन सी प्रथा, दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन में से क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से क्या था, एक था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या सवाल दिया हुआ है, निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, ठीक है। तो यूरोप में कौन लोग थे बच्चों जो ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म को क्या है, बराबर सम्मान मिले और जगह मिले, ठीक है। तो उदारवादी लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। उदारवादी लोग जो थे ये यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म क्या हो, बराबर सम्मान मिले, ठीक है, और जगह भी सम्मान मिले, है ना। चलिए आगे सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का 8 नंबर का,
वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है बच्चों, इसको विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, इस्तोनिया और तथा पोलैंड के कुछ हिस्सों किस साम्राज्य के अंग थे? ठीक है, फ्रांसीसी, इटली, जर्मनी, रूसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूसी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रूसी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? ठीक है, तो मार्क्स के विचारों में मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था बच्चों? तो ये किया था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, और दूसरे खेमे में कौन कौन से देश थे? ठीक है, तो यूरोपीय, जब 1914 था बच्चों, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, तो यूरोपीय गठबंधनों में के बीच क्या हो गया? एक युद्ध छिड़ गया, और जिसमें से प्रथम जो राष्ट्र है बच्चों, मतलब एक साइड जो है बच्चों ये आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो दूसरे साइड कौन कौन थे? तो दूसरा साइड जो था बच्चों ये आपका था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक यमोन्तर रेखा मानी जाती है, वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, बिहार, पटना, झारखंड, रांची, गुजरात, गांधीनगर। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, है ना। और यही चीज अगर यहाँ पे रहता कि यमोत्तर रेखा बोले, यहाँ पे अगर कर्क रेखा रहता तो यहाँ पे झारखंड और रांची हो जाता। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे कि अगर कर्क रेखा पूछा तो झारखंड और रांची। ठीक है, अच्छा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है हमारे भारत में बच्चों? ठीक है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों में कौन सा सागर मिलती है? तो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों में कौन सा सागर मिलते हैं बच्चों? तो ये जो मिलता है आपका हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? ठीक है, तो भारत की जो भूमि है बच्चों, ठीक है, देखिए भारत आपका किस तरीके से, देखिए मैं आपका सबसे पहले ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा गलत भी होगा तो टेंशन नहीं लेना, आप समझना इस चीज को कि ये एक भारत का नक्शा है, और भारत में आपका ऊपर में क्या है? उत्तर, नीचे क्या है आपका? दक्षिण, और इधर आपका पूरब है, और इधर क्या है? पश्चिम है। आपको क्या पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम कौन हो गया? ये कोना देखो, उत्तर और पश्चिम, ये कोना हो गया उत्तर पश्चिम। और यहाँ पे कौन से देश के साथ जुड़े बच्चों? तो आपको पता है कि भारत में यहाँ पर आपका एक पाकिस्तान है और एक अफगानिस्तान है। ठीक है, एक पाकिस्तान है और एक अफगानिस्तान है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप लोग को जब हम फिगर वाइज अगर थोड़ा बहुत बता देंगे ना तो याद रहेगा इस चीज से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो सतलुज एवं सिंधु, ठीक है, बीच स्थित जो हिमालय है के भाग के किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो हिमाचल हिमालय। किस नाम से जानते हैं? हिमाचल हिमालय। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, क्या है? पटकाई नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किनके नाम है? ठीक है, तो जातियों के नाम है, शहरों के नाम, शैलों के या पहाड़ियों के? तो ये जो बच्चों है पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर, ये आपका पहाड़ियों के नाम है। क्या किसका नाम है? पहाड़ियों का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? ठीक है, तो भारत का जो उत्तरी मैदान जो है बच्चों जलोढ़ मृदा से बने हैं, ये किन नदियों के द्वारा हुआ है बच्चों? इसका जो निर्माण हुआ है ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला जो सवाल दिया हुआ है, किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, तो किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान जो है कृषि दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो समृद्ध मृदा आवरण है, ठीक है, प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, या फिर इनमें से सभी कारणों से? तो इनमें से सभी कारण हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मृदा है बहुत ही अच्छी है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में यहाँ पानी की उपलब्धता है, ठीक है, और अनुकूल जलवायु है, ठीक है, मतलब कि अनुकूल क्लाइमेट है यहाँ का, इसीलिए यहाँ पे जो है सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है भारत के उत्तरी मैदान को कृषि के लिए, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो याद रखेगा मानसरोवर जो झील है बच्चों ये आपका तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं लोग,
सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान से मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? ठीक है, तो ये किस नदी में मिल जाती है बच्चों? तो ये सिंधु नदी में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो प्रसिद्ध कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम जो है बच्चों ये आपका डल झील है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? तो अच्छा, झील जो होता है बच्चों, ठीक है, झील जो होता है इससे आपको क्या लाभ होता है वो चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होती है, बिल्कुल सही बोल रहा है। आसपास के क्षेत्रों की जलवायु की सामान्य बनाती है, बिल्कुल सही बोल रहा है। प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है, ये भी सही बोल रहा है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो शासन का एक ऐसा रूप कौन सा है बच्चों जो शासक का जो चुनाव है, सरकार का जो चुनाव है वो लोग करते हैं, जनता लोग करते हैं? तो कौन हो जाएगा? लोकतंत्र। हमारा लोकतंत्र में ही बच्चों क्या होता है कि शासक का चुनाव, सरकार का चुनाव हम लोग करते हैं, जनता करती है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डेमोक्रेसी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां के संविधान को बदल डाला गया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? परवेज मुशर्रफ। क्या हो जाएगा? परवेज मुशर्रफ। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन सा है? तो लोकतंत्र के विपक्ष में, विपक्ष मतलब उल्टा, है ना, उल्टा। तो कौन सा तर्क है बच्चों इसमें? समानता और स्वतंत्रता का पोषक है। ठीक है, तो ये तो विपक्ष में नहीं है, ये तो पक्ष में हो गया। इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, ये गलत कह रहा है। ठीक है, ये तो उत्तरदायी होगा यहाँ पे, तो अनुत्तरदायी कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ये जो है विपक्ष के तर्क में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो लोकतंत्र में किसी समस्या का समाधान करने, मतलब कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए किसकी सबसे ज्यादा रोल होती है, सबसे ज्यादा भूमिका होती है? विपक्षी दल का, मीडिया का, सत्तारूढ़ दल का, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर भारत में मान लो कि किसी तरीके की समस्या हो गया, तो उसको समाधान करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? विपक्षी दल इसको उंगली करेगा, है ना, आवाज उठाएगा। ठीक है, मीडिया भी क्या करेगा? आवाज को उठाएगा अगर कोई भी समस्या है तो, है ना, नहीं। और सत्तारूढ़ दल यानी कि रूलिंग जो पार्टी है बच्चों, ये भी क्या करेगा? आवाज को उठाएगा। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी समस्या को समाधान करने के लिए सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, किसी एक का नहीं, सभी का होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं इन लोग आवाज उठाएगा तो वो जो प्रॉब्लम है वो दब के रह जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोगों को, मीडिया वाले लोगों को, विपक्षी दल को आवाज उठाता है ना, कि वो गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। ठीक है, तो शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप क्या है बच्चों? लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन चलाना। ठीक है, और जनता द्वारा एक स्थान पर जमा होकर शासन संबंधी निर्णय लेना, मताधिकार के अधिकार को लोगों को छीन लेना। तो इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, ये ऑप्शन नंबर 1, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के माध्यम से क्या होता है? शासन चलाना। ठीक है, ये आज की दुनिया में व्यवस्था में आम है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, नेशनल मंडेला, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्ष तक रहना पड़ा। ठीक है, ऐसा भी सवाल आता है, नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के कितने साल जेलों में रही? तो 28 साल, ये भी याद रखिएगा। देखिए, सवाल पलट भी सकता है, इसलिए सब छोटा छोटा चीज को, माइनर पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए आप, अच्छा इसी में देखिए, वह जेल किस द्वीप में स्थित था? तो वो जो जेल है बच्चों, ये किस द्वीप में था? तो ये जो जेल था ये आपका रोबेन द्वीप में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ अब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा, तो वहां की सरकार की अपनी नीतियां में क्या बदलाव शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का, इनमें से सभी। भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया, नेशनल मंडेला को क्या कर दिया गया? आजाद कर दिया गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? तो लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होने जरूरी है बच्चों? तो राजा का, संविधान का, युद्ध का, अकाल का। तो लोकतंत्र में संविधान का, संविधान भीमराव अम्बेडकर, जब भी संविधान का बात आता है ना तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे मन में आता है, हमारे दिल में आते हैं ना, क्योंकि उन्हीं का, वही रचयिता किए हैं इसको, संविधान का। ठीक है, कितने टाइम लगा था वो आप कमेंट करके बताएं, संविधान बनने में कितना टाइम लगा था। ठीक है,
चलिए, तो संविधान लोकतंत्र शासन के देशों के लिए ये संविधान जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारों की विभीषिका झेली थी? ठीक है, तो धर्म, जाति, भाषा, भूमि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का धर्म। ठीक है, किसके कारण? तो धर्म के कारण क्या है? विभीषिका झेली थी। अगला सवाल देखिए, संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? तो संविधान प्रमुख रूप से कौन सा काम करता है बच्चों? लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, हाँ बिल्कुल। सरकार के अधिकारों को सीमा तय करता है, हाँ बिल्कुल। समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का क्या नाम है? कितना लॉलीपॉप सवाल है। ठीक है, तो उसका जो निकटतम गांव था उसका क्या नाम था? रायगंज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि मापने की मानक इकाई को क्या कहते हैं? तो भूमि में मापने की मापक इकाई को हम लोग हेक्टेयर कहते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के गाँव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियाँ क्या है? ठीक है, तो भारत के गाँव को उत्पादन की प्रमुख गतिविधियाँ क्या है? तो ये आपका हो जाएगा इसमें खेती करना, है ना, खेती करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए वाला, लघु विनिर्माण मतलब छोटा उद्योग, है ना, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो ये आपका गैर कृषि हो जाएगा बच्चों। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, ये क्या है? गैर कृषि, क्योंकि ये कृषि से रिलेटेड है, कृषि से अलग है ये, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय पूंजी, भौतिक पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका मानवीय जो पूंजी है बच्चों, है ना, ह्यूमन कैपिटल, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो जनसंख्या की गुणवत्ता को साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। तो जनसंख्या की गुणवत्ता को, जनसंख्या की जो क्वालिटी है उसको कौन बढ़ाता है बच्चों? तो साक्षरता दर, वहाँ के लोग कितने साक्षर हैं, ठीक है, ये चीज़ को बढ़ाता है। वहाँ के लोग जो है स्वस्थ होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, स्किल बिल्डिंग होना चाहिए, है ना। तो ये जनसंख्या की क्या करते हैं? गुणवत्ता को, क्वालिटी को बढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? ठीक है, तो किसके विभाजन हुआ रहता है बच्चों इसमें? भूमि, आय या फिर संपत्ति, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रम। ठीक है, इसका जो है विभाजन जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से भी परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच का विभाजन हुआ रहता है ना, श्रम के कारण। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जो कि लास्ट सवाल है इस वीडियो का। ठीक है, क्या है? किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था पे, हमारे इकोनॉमी पे, है ना, कौन सा बोझ होता है? तो निरक्षर और अस्वस्थ, साक्षर और स्वस्थ, कौशल निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो जो निरक्षर है बच्चों, ठीक है, जो बिना पढ़ा लिखा है और अस्वस्थ है, मतलब कि बीमारी से जूझ रहा है, तो वैसे जो है वैसे लोग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है? बोझ है ना, भार है एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 40 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है। और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे वीडियो एंड होता है तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे सारे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि PYQ क्वेश्चन है, जो हर साल इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, जो पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, सारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर और चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल में फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और घंटी का बटन को दबा करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लेना, ताकि हमारी पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तैयारी इसी तरीके से करते चलना है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, प्रीवियस बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, सभी वीडियो को आप देखेंगे, सभी वीडियो को जरूर से जरूर देखना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा एग्जाम जाएगा आपका। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।